हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंथैल्पी, और आज हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और ये जानेंगे कि जो एक्चुअल में एंथैल्पी का मतलब है वो क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो एंथैल्पी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसका एक्चुअल मीन क्या है। देखिए यहाँ पर जो एंथैल्पी लिखा हुआ है इसके बहुत सारे क्लासेस भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि 11th में जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन भी है, तो उसको हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहले एंथैल्पी का जो रियल मीन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंथैल्पी क्या है, आइए देखते हैं। देखिए एंथैल्पी को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम इसको हीट ऑफ कंटेंट भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं बुक्स में हीट ऑफ कंटेंट भी लिखा होता है, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। और जो हीट ऑफ कंटेंट है, यहाँ पर जो हीट वर्ड आया है, एक्चुअल में जो एंथैल्पी है वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है हीट से। ठीक है, आपको ये पता है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि आपके जो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस हैं वो दो आपके होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या होता है, केवल हीट का ही चेंज होता है, यानी कि जो हीट चेंज होता है, ये चेंज इन हीट होता है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, एक में कम हो जाता है, एक में ज़्यादा आता है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं एक में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक में हीट इवॉल्व होती है। तो ये जो आपके क्लासेस हैं, जो आपके थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये जो आपका एंथैल्पी टर्म है ये वहीं से आया है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हमने मेंशन किए हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू सिग्मा एच पी। सिग्मा यहाँ पर ये यूज किया गया है, सिग्मा का मतलब होता है सम, जितनी भी क्वांटिटी आपकी है प्रोडक्ट। ठीक है, एच पी का मतलब है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिखा है माइनस सिग्मा एच आर। आर का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट से, और एच आर का मतलब यहाँ पर है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर नीचे इनके जो फिजिकल टर्म्स हैं उनको जरा मैं पहले मेंशन कर दूं। देखिए, जैसे आपका यहाँ पर डेल्टा एच लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है सिग्मा एचपी लिखा हुआ है, एचपी का मतलब है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, पी का मतलब यहां पर प्रोडक्ट्स, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो यहां पर सिग्मा, मेरा कहने का मतलब है उन सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा एचपी का मतलब है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। एच आर का मतलब है यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो आप सिग्मा एच आर लिख सकते हैं, यानी कि उन सभी का टोटल करके उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपका एंथैल्पी टर्म है ये एक्चुअल में दो एनर्जीज का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जैसे हमने एच लिखा है एंथैल्पी को, चाहे अगर आप इंटरनल एनर्जी के टर्म से भी लिख सकते हैं, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर केवल हम पहले जो उसका ओरिजिन है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी रिएक्शन जब इनिशिएट होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स जो होती हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनमें ब्रेकिंग होती है और वो फर्दर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उस समय आपका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड एंड रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, या फिर हीट ऑफ कंटेंट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये ध्यान रहेगा। आइए, एक और भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पर जो डेल्टा एन है ये आपका क्या है,
ये गैसियस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस होता है, वो भी अभी हम बता देंगे आपको। देखिए यहाँ जो डेल्टा एच यू जो है ये भी आपका क्या है, फिजिकल मीन इसका यही है जो यहाँ पर है, ठीक है। डेल्टा एच आपका क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो भी आपका है, और यहां पर डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको हमने आपको सबसे पहला वीडियो जो दिया था, पहला या दूसरा वीडियो, उसमें हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इसको वॉच करिए। इंटरनल एनर्जी चैनल में आपकी जो प्लेलिस्ट है दिखेगी, उसमें क्लास वाइज प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो आप अगर वहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास वाइज, ठीक है, सेक्शन वाइज आपको मिल जाएगा। उसमें सारे वीडियोज़ आपके ऐड हैं, जो वीडियो आप वॉच करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डेल्टा, और जो आपका आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। गैस स्टेज में आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया इसको। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन आप परफॉर्म करा रहे हैं, और डेल्टा एन जी जो है आपका ये क्या है, ये मैं बता दूं आपको। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आपका होता है, एक डिफरेंस होता है। और एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें केवल गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम कोई भी आपको रिएक्शन यहाँ पर लिख के दें और उसमें आपसे पूछें कि डेल्टा एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये जो डिफरेंस है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर रिएक्टेंट हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो डेल्टा एन जी जो है आपका वो आ जाएगा। और अभी एक रिएक्शन देकर आपको बता दे रहे हैं कैसे इसको करते हैं। चलिए देखिए, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 आपके थर्मोडायनेमिक केमिकल रिएक्शंस हैं। इनको कंसीडर करके हम क्या करेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप फोकस करिए जो आपके गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो आपका ये है गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका एस लिखा हुआ है, स्मॉल एस का मतलब ये सॉलिड है, इसको हम नहीं इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये एस एन लिखा हुआ है, ये भी नीचे इसमें स्मॉल एस लिखा है सबस्क्रिप्ट में, तो ये भी आपका क्या है, सॉलिड है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए इसमें जी लिखा है, जहाँ पर स्मॉल जी लिखा होता है वो आपका क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया गैस स्पीसीज और एक ये हो गई गैस स्पीसीज। अब हम जब डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू, देखिए हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यानी कि इस गैस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 हो गए, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये भी आपके 2 हैं, ठीक है। तो ये जो 2 - 2 है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो ये फर्स्ट रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ये आपका रिलेशन यहाँ से ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड है आपका 4CS, एस का मतलब ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद में 5H2, यहाँ पर स्मॉल जी लिखा है, इसका मतलब एक तो ये आपका हो गया गैस
वाला स्पीसीज और एक ये हो गया गैस वाला स्पीसीज। ठीक है, तो आइए इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट की गैस है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है, C4H10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो C4H10 है यानी कि जो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ब्यूटेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखिए क्या है, यानी एरो के इस साइड H2 का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 5 लिखा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स ये वाले होते हैं, जो यहाँ नंबर लिखा होता है वही नंबर ऑफ मोल्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस स्पीसीज का। तो यहाँ हो जाएगा 5, सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा मिला -4। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि डेल्टा एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी है। तो ये आपका हो गया थर्ड रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैस। तो यहाँ पर केवल गैस आपका CO2 ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसमें रिएक्टेंट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ जो डेल्टा NG आएगा वो बहुत ही सिंपल होगा। डेल्टा NG यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है नहीं क्योंकि यहाँ पर गैस स्पीसीज है नहीं, इधर 2 हैं स्पीसीज, उसमें से केवल एक ही गैस है और वो क्या है, वो CO2 है। CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रिएक्टेंट में गैसियस स्पीसीज 0 हैं तो -0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका डेल्टा NG है ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आइए कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सा किस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, उन्हीं रिएक्शंस में टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा डेल्टा H जिनमें डेल्टा NG की वैल्यू 0 नहीं आएगी। जिसमें भी डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो जाएगी उस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू T पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए जैसे यहाँ 0 होगा या पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के इक्वल हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिए हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। तो आपकी एक ही कंडीशन है जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। आइए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को भी जान लेते हैं। देखिए इसमें कंडीशंस की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर पॉइंट ऐसा है जो कि आपको लर्न रखने लायक है क्योंकि इसमें आप काफ़ी फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 आपके टर्म मेंशन किए हैं, HP एंड HR। तो HP HR की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपका HP HR से ज़्यादा आता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, HP अगर HR से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, इट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहां पर अगर इस रिलेशन में इसको फिट करते हैं तो डेल्टा H आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए यहां पर HP आपका ज्यादा है और HR आपका क्या है, कम है। तो यहां पर जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या आएगी, यहां पर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी रिएक्शन जिनमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। अब अगर किसी को डाउट है तो मैं एग्जांपल से भी क्लियर किए दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये हमने एग्जांपल मेंशन किए थे, एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हमने यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है किलो जूल में। ये क्या है, ये चेंज इन
एंथैल्पी है, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ डेल्टा एच कितना है इस रिएक्शन में, डेल्टा एच आपका है -360 किलो जूल, यानी कि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी डेल्टा एच आपका क्या है, नेगेटिव है, और इसमें क्या है, इसमें आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने केस स्टडी किया है, इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो वो जो आपकी कंडीशन है वो एग्जांपल थर्ड में फिट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, या फिर ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका ये थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या होगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको लिखे दे रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक हो जाएगी। अगर क्वेश्चन और किया जाता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो कि यहाँ पर केस में भी मेंशन है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि डेल्टा एच सॉरी एच पी आपका अगर कम हो जाता है एच आर से, यानी कि एच पी इज लेस देन एच आर, तो हीट आपकी इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। यहां पर हीट इज इवॉल्व यानी कि निकलती है, इसमें हीट बाहर जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब एच आर आपका बड़ा होगा तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ये नंबर अगर बड़ा हो जाए इस नंबर से, तो छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच है वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये माइनस में आया, इसका मतलब ये जो केस है, इस केस के अकॉर्डिंग जो थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है उसका क्लास क्या हो जाएगा, उसका क्लास आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए एक चीज़ और भी हमने जान ली यहाँ पर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें तीन केस मेंशन किए थे, एक तो हमने फाइनल कर दिया एंडोथर्मिक है, दो आपके केस बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है। अब इसमें जरा देखिए, ये जो आपका रिएक्शन है इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि केस सेकेंड के अकॉर्डिंग है। सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें भी देखिए, इसमें भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो दोनों ही रिएक्शन आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक अगर ये आपको पहचानना आता है तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। ये वाला है, ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से आपके एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपको गिवन होंगे, उनसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और हो सकता है उसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़े, या फिर अगर आपकी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी अगर गिवन होंगी तो फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिलहाल आपको दोनों फॉर्मूले लर्न रखने हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। और अभी हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जो कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आपका जो एंथैल्पी का डेफिनीशन है उससे भी रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए इसका फर्दर डिस्कशन क्या है। देखिए यहाँ पर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, यहाँ पर दो आपकी एनर्जी मेंशन है इस फॉर्मूले में। तो होता क्या है, कोई रिएक्शन अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो फिर उसमें ये दोनों एनर्जी क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं। कैसे, देखिए अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपकी कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर होती है, इफ a thermodynamic reaction या a reaction takes place at
कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखिए दोनों में से किसी एक ही को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, या तो वॉल्यूम को करें या फिर प्रेशर को करें। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं तो जो एनर्जी होती है, यहां पर लिखिए, देखिएगा, एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, यहां पर चाहे तो लिखने ज़्यादा बेटर रहेगा, हीट चेंज, जो भी आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो वॉल्यूम पे होता है उसको हम क्यू वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू वी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्यू वी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू बोल देते हैं। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन हीट होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा केस क्या है यहाँ पर, अगर कांस्टेंट प्रेशर हम ले लें, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अब देखिए कंडीशन यहाँ पर चेंज है, इस बार वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर है। तो प्रेशर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको QP से रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पर जो आपका होगा एनर्जी का टर्म वो एंथैल्पी वाला यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए एंथैल्पी अगर प्रेशर से रिलेटेड है तो फिर आपका इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से एक बार बता दिया। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ये दोनों के दोनों क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं, हीट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हीट को अगर हम इनसे कोरिलेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है वो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है उस समय जो हीट चेंज होती है रिएक्शन में उसे बोलते हैं, और इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो एनर्जी चेंज आता है उसे हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर कहीं थर्मोडायनेमिक कोई रिलेशन या प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी पड़ी, या फिर स्टेट फंक्शन, या फिर उस तरह का कुछ भी करना पड़ा, तो फिर आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि जो हीट है आपकी वो तो पाथ फंक्शन होती है, बट यहाँ पर अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर हम कर दें, अगर हम केवल Q लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर केवल Q को हम ले लें यहाँ पर Q, ठीक है, Q का मतलब यहाँ पर इसमें कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, केवल Q है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या है, ये पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां पर अगर QV और QP की बात करें, QV QP यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस समय जो ये हीट होती है ये स्टेट फंक्शन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, जरा सोच के बताइए कि ऐसा क्या है इसमें कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर स्टेट फंक्शन होता है, बट केवल अगर सिंपल ऐसे है तो वो पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ है कि जो QV है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है। ठीक है, और डेल्टा यू आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। ऐसे QP जो लिखा है यहाँ डेल्टा एच के इक्वल है, तो डेल्टा एच आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। देखिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों के दोनों स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये QV और QP आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। ये जो चीज़ है आपकी, इसका रीज़न, बिकॉज डेल्टा U कॉमा डेल्टा H आर स्टेट फंक्शन, ये आपके स्टेट फंक्शन हैं, इसलिए इनके बराबर ही हैं ये क्वांटिटी, इसलिए इनको भी स्टेट फंक्शन बोल देते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट, और अगर अभी कुछ फर्दर जानकारियां भी हम डिस्कस करेंगे।
चलिए कुछ फैक्टर्स हैं जो डेल्टा एच पर इफेक्ट करते हैं, उन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। मेरा कहने का मतलब है वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। इस कंडीशन पर भी आपका डेल्टा एच चेंज हो जाता है। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हैं, H2 इन गैस स्टेट, O2 इन गैस स्टेट गिव्स H2O गैस, यानी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर आपके वेपर बना रहे हैं, वाटर वेपर बना रहे हैं, तो आपका डेल्टा एच आता है -241.8 किलो जूल, ठीक है। बट अगर यही चीज़ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर अगर वाटर बनाते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस। इसका अगर रीजन अगर पूछा जाता है तो आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये लो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये हाई है। अब यहाँ देखिए स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि ये आपका लिक्विड था और ये आपका गैस था। यहाँ प्रोडक्ट के स्टेट ऑफ मैटर पर डेल्टा एच क्या हुआ है, चेंज हो गया है। जब गैस था तो कम था, 241.8 किलो जूल था, बट जब ये लिक्विड में फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट तो आपका क्या आया है, डेल्टा एच -285.8 किलो जूल, जो कि आपका पहले से ज्यादा है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर होता क्या है, जो आपकी लेस कंडेंस होती है कंडीशन, उसका डेल्टा एच हमेशा कम आता है इन कंपैरिजन मोर डेंस सब्सटेंसेस। यहाँ पर देखिए आपका गैस है, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसी को हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो फिर आपका जो डेल्टा एच आएगा उस सॉलिड H2O के फॉर्मेशन के लिए वो आपका -285.8 से ज़्यादा आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कॉम्प्रिहेंशनल टाइप का किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। सेकेंड आपका है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, जो आपके एटॉमिक एलिमेंट्स हैं उनके जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। इसमें देखिए क्या है, जैसे आपका ये मैटर जो है, ये जो कार्बन है डायमंड का है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है, ठीक है, तो डेल्टा एच आ रहा है 94.3 किलो जूल। बट अगर कार्बन आपका डायमंड के बजाय ग्रेफाइट का लिया जाए और फिर उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो CO2 जो बनेगा, तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा वो -97.3 आ रहा है, यानी कि वो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू क्या है, ये लो है और यहाँ पर ये आपका ज़्यादा आ रहा है। तो इससे क्या कंफर्म होता है, इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर एटॉमिक एलिमेंट्स की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उनसे भी डेल्टा एच, उन पर भी डेल्टा एच डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या है, यहाँ पर भी 2 एग्जांपल हमने थर्मोडायनेमिक रिएक्शन मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को H2 गैस से रिएक्शन कराया जा रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट आपका क्या है, गैस बन रहा है और ये आपका बन रहा है। तो यहाँ पर जब गैस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो आपका डेल्टा एच आ रहा है -72.0 किलो जूल, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें I2 को इस बार क्या किया गया है, गैस मीडियम के बजाय सॉल्यूशन मीडियम में कंसीडर किया गया। यहाँ पर I2 का सॉल्यूशन लिया गया, अब ये HI का सॉल्यूशन बना रहा है, तो आपका जो डेल्टा एच है वो ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, -91.8 किलो जूल आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल ये जो केस था बिल्कुल ऐसा ही है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, वहाँ पर आपका फिजिकल स्टेट था। तो देखिए ये आपका क्या हुआ है, पहला जो केस था उसमें डेल्टा एच लो आया है और दूसरा जो है केस उसमें आपका हाई आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक फैक्टर हो गया। थर्ड है आपका, लास्ट है आपका टेम्परेचर। एंथैल्पी चेंज जो है आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे, देखिए जो हीट कैपेसिटी होती है आपने पढ़ रखा है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट, और ये आपका Q, ये क्या है, हीट कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर अगर ये डेल्टा Q T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब डेल्टा H भी हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा H जो है वो भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट कैपेसिटी में वेरिएशन होता है। और यहाँ पर S क्या है, S आपका स्पेसिफिक हीट है
और m आपका क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, और डेल्टा टी आपका क्या, टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने जा रहा हूँ, एक नोटेबल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, देखिए, और इस पॉइंट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से रिलेटेड है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से, ठीक है। यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, मोर टेम्परेचर डिफरेंस लिख लो, या फिर वैल्यू ऑफ, चलो लिख दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, सराउंडिंग्स, ठीक है, मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो वो इवॉल्व होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। इस पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन आ गया और आपको डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस उसमें दे दिया, तो आपको यही देखना है इसमें कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व हो सकती है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये किसके बीच होना चाहिए, ये आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में होना चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। और अभी एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमने डिस्कस किया है मैटर इसी पर बेस्ड होगा। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हमें करना है, और इसमें आपसे हीट ऑफ कम्बशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा गया है, और हीट ऑफ कम्बशन एट कांस्टेंट प्रेशर आपका गिवन है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका केमिकल रिएक्शन भी गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो लिक्विड बेंजीन है C6H6, इसका इसमें दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन, इसका कम्बशन कराया गया है और CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है यही आपका क्या है, हीट ऑफ चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, -3268 किलो जूल पर मोल, ये दिया है। तो पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको कैलकुलेट करके फिर हम रखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हीट ऑफ कम्बशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कितना है, मैंने आपको अभी बताया था एक फॉर्मूला जिसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों इन्वॉल्व हुए थे। वहाँ डेल्टा एच हमने बताया था ये एक ऐसी एनर्जी है जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, और डेल्टा यू क्या होती है, डेल्टा यू आपकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, 3268 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मोल लिखिए या ना लिखिए, या इसको ऐसे ही कर दीजिए, वहाँ पर वो पर मोल इसलिए दिया क्योंकि इसका एक मोल यहाँ पर हो रहा है। दूसरा जो है आपका एट कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गई है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर भी आएगा, ये आपका डेल्टा एच है, कितना है, -3268 किलो जूल, ठीक है। दूसरा है हीट ऑफ कम्बशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम वाला तो हमें दिया नहीं है, बट हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है हीट चेंज वो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, टी कितना दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए।
तो यहाँ हो जाएगा 298 केल्विन। और कुछ रह गया इसमें, डेल्टा जी की वैल्यू भी हमें चाहिए, डेल्टा एन जी। आइए अभी हमने जो निकालना आपको सिखाया है उसी का यूज़ करेंगे। ये हमने कैसे बताया था, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में सबसे पहले हम गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स को चेक करते हैं। गैसियस प्रोडक्ट के मोल कितने यहाँ पर 6 हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 6 हैं, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं। देखिए यहाँ पर ये तो लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये तो आपके डेल्टा एन जी के कैलकुलेशन से निगलेक्ट हो जाएंगे। बचेगा आपका O2 एंड CO2। तो ये आपका O2 का देखिए कितना मोल है, 15/2 है, तो 15/2 यहाँ लिख दिया। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा -3/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये -3/2 मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और डेल्टा U आपको कैलकुलेट करना है। अभी देखिए इसमें R की वैल्यू में नहीं पता है, R की वैल्यू इसमें 8 पॉइंट, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ, R की वैल्यू 8.314 यूज़ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल वाली वैल्यू ही आप यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये R की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूले में रखिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। 3268 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस -3/2। R की वैल्यू है 8.314 और टेम्परेचर आपका कितना है 298 केल्विन। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद में 3262 माइनस 64.2 किलो जूल, ये आपका आ रहा है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसको उसमें चेंज करना चाहते हैं जूल पर मोल में, तब भी आप कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए न्यूमेरिकल आपका आसान था, इतना टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इसमें रखनी पड़ेगी। जो यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज पूछा गया है, वो आप अगर जानते हैं कि उसको डेल्टा U कहा जाता है, तभी आप इस फॉर्मूले पर स्ट्राइक कर पाएंगे और इसका सॉल्यूशन ले पाएंगे। देखिए, देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंथैल्पी डिस्कस करेंगे और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।